आज के मुख्य समाचार। स्कूल की छात्रा रहस्यमयी परिस्थितियों से लापता। एम्बुलेंस कर्मचारी एनएचएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे। इतने दिनों तक खराब रहेगा मौसम, जाने पूर्वानुमान। यातायात व्यवस्था के लिए आमजन से सुझाव आमंत्रित। मिड डे मील में बड़ी डाइट राशि। शिमला में बंदरों और लावारिस कुत्तों का आतंक बढ़ा। विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन पर सियासत गरमाई। रिज मैदान पर छात्र कल्याण संघ की अनूठी पहल। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल की छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। यह घटना उस समय सामने आई जब छात्रा अपनी कक्षा अध्यापक से अनुमति लेकर शौचालय गई, लेकिन उसके बाद वह वापस कक्षा में नहीं लौटी। स्कूल प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छात्रा सुबह की कक्षा के दौरान शिक्षिका से शौचालय जाने की अनुमति लेकर निकली थी। काफी समय तक उसके वापस न लौटने पर शिक्षिका ने पहले अन्य छात्रों से पूछताछ की और फिर मामले की जानकारी स्कूल प्रशासन को दी। स्कूल प्रशासन ने तुरंत परिसर में छात्रा की तलाश शुरू कर दी, लेकिन जब काफी देर तक कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचित किया। स्कूल के प्रिंसिपल ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि स्कूल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि छात्रा की गतिविधियों की जानकारी मिल सके। प्रारंभिक जांच में ऐसा प्रतीत होता है कि छात्रा परिसर से बाहर निकली हो सकती है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए छात्रा की तलाश शुरू कर दी। स्थानीय थाने के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामला बेहद संवेदनशील है और पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है कि छात्रा को सुरक्षित ढूंढा जा सके। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। प्रशासनिक अव्यवस्थाओं व जन सेवाओं की अनदेखी को लेकर जनता के साथ साथ विभिन्न विभागों के कर्मचारी भी सड़कों पर उतर आए हैं। आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यालय के बाहर 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की ओर से उनके साथ केवल शोषण किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें दिया जा रहा वेतन इतना कम है कि उससे घर चलाना मुश्किल हो चुका है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम दिन रात आपातकालीन सेवाओं में लगे रहते हैं, लेकिन सरकार हमारा दर्द नहीं समझती। सरकार को जल्द से जल्द इस फैसले को बदलना चाहिए और हमारे बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। कर्मचारियों की मांग है कि वेतन में सुधार किया जाए, काम के घंटे तय किए जाए और स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज किया जाए। यदि सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो यह आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो अपना पूरा परिचय दें। मैम, अभी हम दो के एम्प्लॉयर आए हुए हैं, सभी लोग आए हुए हैं, लेकिन अभी आगाह करने आए हुए हैं कि ये जो हमारे साथ शोषण कर रहे हैं, इस हिसाब से हमारी ये ये भाई इधर प्रशांत नाम है इसका, बिना मतलब से इसकी 90 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र कर दी है और आज हम एक 10 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसके लिए हम लोगों ने ये किया है कि बिना मतलब से प्रताड़ित करते हैं हमारे को, तो हम आज आगाह करने आए हैं। कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने हमेशा कंपनी के फेवर में रहे, हमेशा हम कंपनी के साथ खड़े रहे, कंधे से कंधे लगा के, कंधा से कंधा लगा के कंपनी के साथ हमने काम किया। कोरोना टाइम में हमने इतना वर्क किया हुआ है, दिन रात मेहनत से कोरोना मरीजों को हमने अपने कंधे पे बिठा के भी पेशेंट को, मजदूरों को मतलब वहाँ तक पहुँचाया है, हॉस्पिटल तक पहुँचाया है। हमने जो मतलब पेशेंट थे कोरोना मरीजों को हमने अपने कंधे पे उठा के वहाँ तक हॉस्पिटल के अंदर तक पहुँचाया है और हमने इतना काम किया, लेकिन हमारा इतना शोषण हो रहा है कि 11,700 रुपये हमारे को सैलरी दी जा रही है कंपनी के द्वारा और एक भी छुट्टी नहीं है। 31 दिन हमारे से काम करवाया जा रहा है, कोई छुट्टी नहीं है, तब जाके हमारे को 14,000 रुपये समथिंग पैसा दे रहे हैं और इतना शोषण कर रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे हम उन्हें बताने की कोशिश करते हैं तो वो हमें इसी तरह से करते हैं कि निकाल देंगे या फिर लेटर लेंगे, इसको कांगड़ा से बुला के वहाँ पे लिख के लिया कि ऐसा नहीं करेंगे और लास्ट में जाते बारी ट्रांसफ़र ऑर्डर पकड़ा दिए। 15 साल हो गए और 15 सालों में हमारी 11,700 रुपये तनख्वाह है। 11,000 15 साल हमने नौकरी हो गए और हमारे को आज जो इन हैंड मिलती है वो 11,700 रुपये मिलती है। नहीं, ये तो नो वर्क नो पे है, जो आप वही मिलेगी। आप अगर महीने में 10 दिन लगाएंगे तो आपको 10 दिन की सैलरी मिलेगी, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा।
मेंटेनेंस कराने के लिए गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं तो उसके लिए भी हमारे को कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये बोलते हैं जब गाड़ी ठीक होके आएगी तभी आपको पैसा मिलेगा, अब आप घर में न रहो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब रही मुख्यमंत्री जी की बात, हम मुख्यमंत्री जी के पास अभी 15-20 दिन पहले गए तो विधानसभा सत्र हुआ था, तो हम मुख्यमंत्री के पास गए थे कि अपनी मांगों को लेकर, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपका कुछ नहीं हो सकता, आप ऐसा करो कि 108 छोड़ दो और आप टैक्सियाँ डालो। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कि आप 108 छोड़ दो 15 सालों बाद कि टैक्सियाँ डालो और आपको गवर्नमेंट आपको ई टैक्सी के लिए 50% डिस्काउंट देगी। आप ये देखिए कहाँ की ये उचित है कि हम 15 साल नौकरी करें और 15 सालों बाद एक मुख्यमंत्री हमारे को बोल रहा है कि आप छोड़ दो, अब आप तुम्हारा कुछ नहीं होगा, आप जाओ। एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन संबंधित सीटों की ओर से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है नेशनल हेल्थ मिशन के एमडी के कार्यालय के बाहर। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आप सबको मालूम है कि 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारी हैं, वो सबसे संवेदनशील सेवाएं जो हैं हमारे समाज के अंदर देते हैं। आप सबको मालूम है कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये जो योजना चलती है और इसके अंतर्गत जो गांव-गांव में जगह-जगह सेवाएं दी जाती हैं, जनता को बेहतरीन सेवाएं देने वाले ये लोग स्वयं जो है उत्पीड़ित हैं, शोषित हैं, जुल्म और अत्याचार के शिकार हैं। प्रदेश के अंदर लगभग 1200 के करीब जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता। हिमाचल प्रदेश का और देश का कानून क्या कहता है कि कोई भी कर्मचारी जो काम करता है उसमें एक शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट होता है, उस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अनुसार उसको वेतन मिलना चाहिए 8 घंटे, और अगर वो उससे ज्यादा काम करता है 8 घंटे के बजाय तो उसको ओवरटाइम का भुगतान होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो ये है कि ये कर्मचारी 12 घंटे काम करते हैं और उनको 8 घंटे का न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता। ओवरटाइम वेतन की तो बात छोड़ दीजिए। इनका मसला आज से 7-8 साल पहले हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में भी पहुंचा था और उस वक्त उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए थे कि जब तक जो है लेबर कोर्ट और दूसरा निचले स्तर का कोर्ट कोई डिसीजन नहीं देता इनके विषय में, कम से कम 15,000 रुपये तनख्वाह इनको मिलनी चाहिए। बाद में फिर जो निचले श्रेणी के जो कोर्ट थे उसने डायरेक्ट किया कि कम से कम 8 घंटे का इनको 18,000 वेतन मिलना चाहिए। लेकिन इतने सालों के बीतने के बावजूद भी वो वेतन नहीं मिला और आज स्थिति ये है कि 12-13-14,000 रुपये में मजबूर हैं और ये वेतन भी वो जो 12 घंटे काम करने के एवज में 8 घंटे का दिया जा रहा है वो भी कम दिया जा रहा है कोर्ट के निर्देशों के अनुसार भी, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। ये विषय लगातार उठता रहा है। आपको याद होगा कुछ साल पहले भी यहाँ घेराबंदी हुई थी, एक बड़ा आंदोलन हुआ था यहाँ, उस वक्त भी नेशनल हेल्थ मिशन के जो एमडी थे उनका घेराव हुआ था और ये सारी बातें उठाई थी, लेकिन उसका कोई आज तक का समाधान नहीं हुआ। युवा कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी और चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से संबंधित विश्वविद्यालय अधिनियम पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधन छात्रों और कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध प्रतीत होते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार से पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा विश्वविद्यालय को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा बिना व्यापक विचार विमर्श के अधिनियम में बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे छात्रों और शिक्षकों में असंतोष है। ठाकुर ने कहा कि युवा कांग्रेस इस मुद्दे पर राज्य व्यापी जागरूकता अभियान चलाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस मौके पर कई युवा कांग्रेस कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे और उन्होंने एकजुट होकर विश्वविद्यालय के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कुछ दिनों पूर्व दिनांक 4 अप्रैल 2025 को हमने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से नौनी विश्वविद्यालय के कुलपति की अवैध नियुक्ति और नियुक्ति के बाद उनके द्वारा की गई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर एक मामला आपके समक्ष रखा था। हमने बड़े विस्तार से बताया था कि किस तरह यूनिवर्सिटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए नियमों को ताक पर रखकर डॉक्टर राजेश्वर सिंह चंदेल की नौनी विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति की गई।
हम धन्यवादी है माननीय उच्च न्यायालय के, जिनका 26 मार्च 2025 को पालमपुर विश्वविद्यालय के संबंध में कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर एक निर्णय आया। उस निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने ये साफ कर दिया कि अब जो भी विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्तियां होगी वो यूनिवर्सिटी एक्ट के अनुसार होगी, ना कि परंपराओं के अनुसार। पिछली प्रेस वार्ता में हमने यह भी मांग की थी कि डॉक्टर राजेश्वर सिंह चंदेल नैतिक आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे। साथ ही साथ हमने सचिव राज्यपाल के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर उनसे भी यह मांग की थी कि आप इस अवैध नियुक्ति को देखते हुए डॉक्टर राजेश्वर सिंह चंदेल से नैतिक आधार पर इस्तीफा लें। परंतु मुझे ये बताते हुए बहुत ही खेद हो रहा है कि डॉक्टर राजेश्वर सिंह चंदेल आज भी टिल डेट ज्यों के त्यों नौणी विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर बने हुए हैं, जबकि उनका इस पद पर बने रहना अवैध है, क्योंकि उनकी नियुक्ति गैर कानूनी है और असंवैधानिक है। और उससे भी बड़े खेद की बात यह है कि कुछ दिनों पहले, जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, कि माननीय महामहिम राज्यपाल का एक वक्तव्य आया, उसमें वो ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि 8 मई को नौणी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय अपना कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। हमें यह समझ में नहीं आता कि जब कुलपति महोदय की नियुक्ति ही अवैध है तो उनको 8 मई तक का समय क्यों दिया जा रहा है? इसके पीछे की मंशा क्या है? साथ ही साथ माननीय महामहिम राज्यपाल ने अपने वक्तव्य में कहा कि 8 मई के बाद जब नौणी विश्वविद्यालय के कुलपति अपना कार्यकाल पूरा करके उस पद से रिटायर होंगे तो उसके बाद जो विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यभार है वो विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम डीन को सौंपा जाएगा। यदि ऐसा होता है तो ये सीधा सीधा विश्वविद्यालय की अधिनियम धारा 24 की उपधारा 5 का उल्लंघन होगा। और इस संबंध में मैं कुछ बातें और भी आपसे साझा करना चाहूंगा। हमारी पालमपुर की जो यूनिवर्सिटी है वो नौणी यूनिवर्सिटी की सिस्टर यूनिवर्सिटी हम उसको कह सकते हैं। वहां पर पिछले 2 वर्षों से हमारे पास नियमित कुलपति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में महामहिम राज्यपाल ने यूनिवर्सिटी एक्ट के अनुसार वहां पर यूनिवर्सिटी के सीनियर मोस्ट प्रोफेसर को वाइस चांसलर का कार्यभार सौंपा हुआ है। तो हम भी नौणी विश्वविद्यालय में भी इसी तर्ज पर हम यही चाहते हैं कि 8 मई के बाद यूनिवर्सिटी के सीनियर मोस्ट प्रोफेसर को चार्ज सौंपा जाए, दोहरा रवैया ना अपनाया जाए। राज्य सरकार ने मिड डे मील योजना के तहत स्कूली बच्चों को मिलने वाले भोजन की कुकिंग कॉस्ट में बढ़ोतरी की है। अब बच्चों को पहले से अधिक पौष्टिक और विविधता भरा भोजन मिलेगा। अब बच्चों को पहले से अधिक पौष्टिक और ताज़ा खाना मिलेगा। इस बढ़ोतरी के तहत बाल वाटिका और प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिए कुकिंग कॉस्ट 6.19 रुपए से बढ़ाकर 6.78 रुपए कर दी गई है। वहीं उच्च प्राइमरी के बच्चों के लिए यह राशि 9.29 रुपए से बढ़ाकर 10.17 रुपए प्रति बच्चा प्रतिदिन कर दी गई है। कुकिंग कॉस्ट में यह इजाफा किया गया है, लेकिन चावल की मात्रा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नर्सरी से प्राइमरी तक के बच्चों को प्रतिदिन 100 ग्राम और माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को 150 ग्राम चावल पहले की तरह ही दिया जाएगा। शिक्षा उप निदेशक मोहिंदर चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि बढ़ी हुई राशि के अनुसार सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्कूलों को तय मेन्यू के तहत रोजाना बच्चों को गर्म, ताजा और पौष्टिक भोजन परोसा जाएगा।
साप्ताहिक मेन्यू में स्थानीय स्वाद और पोषण का विशेष ध्यान रखा गया है। पहले सप्ताह में बच्चों को सोमवार को मिक्स वेज पुलाव, मंगलवार को काला चना चावल, बुधवार को वेज पकौड़ा कड़ी, गुरुवार को साबुत मूंग दाल चावल, शुक्रवार को सांबर या उड़द दाल चावल और शनिवार को आलू राजमा चावल परोसे जाएंगे। दूसरे सप्ताह में आलू मटर, साबुत उड़द, न्यूट्री पुलाव, चना दाल, घिया और रौंगी दाल जैसे व्यंजन शामिल किए गए हैं। तीसरे और चौथे सप्ताह में भी इसी तरह के मिक्स दाल, मसूर दाल, सोयाबीन खीर, सूजी हलवा, सांबर और अरहर दाल जैसी पौष्टिक और विविधतापूर्ण व्यंजन बच्चों को परोसे जाएंगे। यह निर्णय बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में ऊंची चोटियों पर शनिवार सुबह से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले रिहायशी इलाकों में बारिश का दौर जारी है। मौसम में आए इस बदलाव से पूरे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ गई है और मई महीने में लोग एक बार फिर गर्म कपड़े पहनने को मजबूर हो चुके हैं। बर्फबारी और बारिश के बावजूद सिरसू, कोकसर, जिस्पा और दारचा जैसे पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की आमद बनी हुई है। सैलानी ठंड का आनंद उठा रहे हैं। राजधानी शिमला सहित आसपास के इलाकों में भी मौसम खराब बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अगले कुछ दिनों तक मौसम का यही मिजाज बना रहने की संभावना बताई गई है। 3 से 5 मई तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 6 और 9 मई के दौरान मध्य और निचले और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के आसार बताए गए हैं। बीते 24 घंटों में राज्य के अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जो सामान्य से 3 से 8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और अधिकतम तापमान में 4 से 8 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना भी जताई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लावारिस कुत्तों और बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार शहर में हर दिन 5 से 7 लोग कुत्तों के हमले से घायल हो रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। हाल ही में एक बच्चे पर हुए कुत्तों के हमले के बाद शहर में हड़कंप मच गया और यह मामला नगर निगम के सदन तक गूंजा। नगर निगम के मेयर से लेकर पार्षदों तक इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई। पार्षदों ने सदन में धरना तक दिया और नगर निगम से तुरंत ठोस कदम उठाने की मांग भी की। शहर के सब्जी मंडी, कृष्णा नगर, मशोबरा, फागली और न्यू शिमला जैसे इलाकों में लावारिस कुत्तों की संख्या सबसे ज्यादा है। शिमला में 2500 से अधिक लावारिस कुत्ते मौजूद है। उधर जाखू, संजौली, लक्कड़ बाजार और समरहिल जैसे क्षेत्रों में बंदरों का कहर लगातार जारी है। वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शहर में करीब 1900 बंदर है, जो अक्सर राह चलते लोगों से खाना छीन लेते हैं और हमला भी करते हैं। मॉल रोड रिज पर पर्यटक विशेष रूप से इनके निशाने पर है। बंदरों के हमले की घटनाएं जानलेवा भी साबित हो चुकी है। 2020 में कोफटाधार में एक महिला की मौत, अप्रैल 2023 में टांडा में एक युवती की मौत, संजौली में एक बच्चे की मौत इसी तरह की घटनाओं का नतीजा है। नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा, हम जनता को राहत दिलाना चाहते हैं, लेकिन कानूनी प्रावधानों की जटिलताएं आड़े आती है। नसबंदी ही फिलहाल एकमात्र समाधान है और जल्द ही बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया जाएगा। मेयर ने यह भी कहा कि अगर नगर निगम को जमीन उपलब्ध करवाई जाती है तो कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं शेल्टर होम बनाकर कुत्तों की देखभाल के लिए आगे आने को तैयार है। स्थानीय लोग इस मुद्दे को लेकर प्रशासन से तत्काल और प्रभावी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर एक नई पहल की शुरुआत हुई, जब कुमार सेन छात्र कल्याण संघ द्वारा एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में युवा छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और स्वैच्छिक रक्तदान कर मानवीय सेवा की एक मिसाल भी पेश की। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि इस रक्तदान शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों के लिए समय पर रक्त उपलब्ध करवाना और युवाओं में सामाजिक जागरूकता फैलाना है। इस मौके पर छात्रों ने जोश और समर्पण ने यह साबित कर दिया कि युवा पीढ़ी समाज सेवा के लिए तत्पर है। रक्तदान शिविर में दर्जनों छात्रों ने हिस्सा लिया और स्थानीय नागरिकों ने भी इस पहल की सराहना की। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन कुमारसन को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि इन बच्चों ने आज पहली बार ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है और ये बहुत ही अच्छा कदम है। युवाओं में जिस प्रकार नशे की जो प्रवृत्ति है बढ़ती जा रही है, बच्चों को, युवाओं को नशे से दूर करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए
ये एक बहुत अच्छा कदम है। हमारा ज़िला शिमला, विशेष तौर पर मैं ज़िला शिमला की बात करूँगा तो यहाँ की युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में धंसती जा रही है। इस प्रकार के जो आयोजन है, इस प्रकार की गतिविधियां अगर समाज में होती रहेगी तो वो हमारे बच्चों को नशे की गिरफ्त से दूर ले जाने में बहुत बड़ा योगदान देगी। तो मैं सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सभी युवाओं से अपील करता हूँ कि वे नशे से दूर रहे और इस प्रकार के सामाजिक आयोजनों का हिस्सा बने, खेलों को बढ़ावा दें, खेल खेलें और नशे की आदतों से दूर रहें। मैं इसके लिए इस छात्र संगठन के सभी मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बताया कि आज की युवा पीढ़ी चाहे वो मोबाइल है, वीडियो गेम्स है, इसी में अपना समय बिता रही है। जो समय हमारे ज़माने में मैदान में, ग्राउंड में बीतता था, आजकल ज़्यादातर युवाओं का वो मोबाइल और लैपटॉप पे गेम्स में बीत रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के इनिशिएटिव, इस तरह के प्रयास हमारे बच्चों को, हमारी युवा पीढ़ी को इस गैजेट्स की दुनिया से भी बाहर लाएंगे और समाज के प्रति उनके जो दायित्व है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके प्रति भी जागरूक करते हैं। तो मैं अपील करता हूँ युवाओं से कि वे आगे आएं और इस प्रवृत्ति, जो नशे की प्रवृत्ति है, इससे समाज को बाहर निकालने में अपना योगदान दें। मैं कुणाल भारद्वाज, कुमारसंद स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी एसोसिएशन काफ़ी लंबे समय से काम कर रही है। तो आज ब्लड डोनेशन कैंप हमारी एसोसिएशन द्वारा पहली बार ही करवाया गया रिच पे मॉल रोड पर। तो हमारी एसोसिएशन का एक उद्देश्य ये था इस ब्लड डोनेशन कैंप को करवाने के पीछे कि जो युवा में जागृति उत्पन्न हो कि वो आगे बढ़ चढ़कर खून दे, ब्लड डोनेट करें। क्योंकि हमारे समाज में एक जो मंशा पुराने ज़माने से चली आ रही थी कि वो बुज़ुर्ग कहते थे कि अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारे अंदर वीकनेस आ जाएगी, कमज़ोरी आ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक भ्रम हमारे समाज में जो है फैला हुआ है। तो इस तरह की ये बातें कहने की है। तो हमारा अगर जो हम डॉक्टर से बातचीत करते हैं, किसी से भी हम कंसल्ट करते हैं, तो सब कहते हैं कि हम 90 दिन के गैप के बाद, यानी 3 महीने के बाद अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिससे कि एक बीमार व्यक्ति को, किसी जो मजबूर हो, उसको एक नया जीवन मिल सकता है। तो हमारा उद्देश्य यही था कि जो हमारे समाज में, जो युवा पीढ़ी में खासकर, कि एक जो उनके मन में भाव रहता है कि हमने ब्लड डोनेट नहीं करना है, उससे कुछ हो जाएगा, तो हम उसको दूर करने की दृष्टि से हमारी एसोसिएशन है ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। शिमला शहर में यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन ने आमजन से सुझाव आमंत्रित किए हैं। यह सुझाव लिखित रूप में उपायुक्त शिमला के कार्यालय में अथवा ईमेल के माध्यम से 10 मई 2025 तक दे सकते हैं। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर शिमला की अध्यक्षता में विशेष समिति आमजन के सुझावों पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। आमजन मुख्य तौर पर स्पीड, रेड लाइट, सर्कुलर व अन्य तंग मार्गों पर वन वे, स्टॉपेज, ट्रैफिक जाम से निजात और भारी वाहनों के आवागमन के बारे में अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके साथ ही सभी स्कूल बसों एवं स्कूल टैक्सियों के संचालन के लिए भी आमजन से सुझाव आमंत्रित किए हैं। अनुपम कश्यप ने कहा कि शिमला में दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में पिछले कुछ समय से शिमला शहर में यातायात चुनौतियां बढ़ती जा रही है। शहर में प्रवेश करने के लिए मुख्यतः 4 मुख्य द्वार है, जिसमें शिमला मंडी रोड, जो कि टोटो बालूगंज होते हुए सर्कुलर रोड में मिलता है, चंडीगढ़ सोलन शोकी रोड, ऊपरी शिमला से शिमला शहर को जोड़ने वाला रोड जो ढली में मिलता है, और करसोग तत्तापानी सुन्नी शिमला रोड ढली में मिलता है। इसके उपरांत इन 4 मुख्य द्वार से शहर के एकमात्र सर्कुलर रोड इन 4 मुख्य सड़कों के वाहनों से आवागमन हो रहा है। इस सर्कुलर रोड पर शहर के सभी गणमान्य लोग, अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली बच्चे व स्कूल के सभी कारोबारी व सैलानी, सरकारी बसों, निजी बसों व अपने निजी वाहनों से हर रोज सफर करते हैं। सर्कुलर रोड के अतिरिक्त शहर में प्रतिबंधित सड़कें हैं, जिन पर बिना परमिट वाहनों की आवाजाही मान्य नहीं है। ऐसे में सर्कुलर सड़क पर इतनी अधिक तादाद में यातायात सुचारू रूप से चलाना चुनौती बनता जा रहा है, जिस वजह से आम जनता को अपने गंतव्य स्थल तक आने जाने में हर रोज देरी हो रही है। शहर में यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आम जनता से शिमला जिला प्रशासन द्वारा सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं, ताकि लोगों के लिए बेहतर यातायात प्लान बनाए जा सके।
हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर की संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण गिराने के मामले पर शनिवार को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई। एमसी आयुक्त कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मस्जिद के निचली 2 मंजिलों को भी अवैध करार देते हुए इन्हें गिराने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस तरह अब पूरी 5 मंजिला संजौली मस्जिद अवैध करार दी गई है। इससे पहले कोर्ट ने ऊपरी 3 मंजिलों को अवैध माना था। वहीं निचली 2 मंजिलों के राजस्व रिकॉर्ड को लेकर जवाब देने को कहा गया था। वक्फ बोर्ड दावा कर रहा था कि निचली 2 मंजिलें पुरानी है और यह बोर्ड की जमीन पर बनी है। हालांकि इसका कोई राजस्व रिकॉर्ड कोर्ट में पेश नहीं किया गया, जिसके बाद शनिवार को कोर्ट ने निचली 2 मंजिलों को भी अवैध करार देते हुए इन्हें गिराने के आदेश जारी किए। सर, आज ऑर्डर में एक क्लियर वर्डिक्ट आया है कि पिछले 15 साल से एचपी वक्फ बोर्ड इस जमीन का मालिकाना हक जो है कोर्ट के अंदर साबित नहीं कर पाए और ना ही उन्होंने पुरानी मस्जिद को गिराते समय सेक्शन 242, 43 और 244 और ऑफ एमसी एक्ट की कंप्लायंस नहीं की थी, जिसके कारण अब स्पॉट पे कोई मस्जिद जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। और पुरानी मस्जिद को गिराने के बाद जो ज़मीन थी वो हिमाचल प्रदेश सरकार के नाम पे ऑलरेडी चली गई थी और ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश सरकार ही उस ज़मीन की मालिक थी। और कमिश्नर साहब ने क्लियर शब्दों में कहा है कि जब आपने पुरानी मस्जिद को गिरा दिया था बिना परमिशन के और आपके पास सेंक्शन मैप नहीं था तो आप नहीं बना सकते थे, जिस कारण इस पूरी मस्जिद जो है आपने गैर कानूनी तरीके से इसका जो निर्माण किया था और जिसकी आपके पास कोई एनओसी नहीं थी, किसी भी तरह की कोई आपके पास जो है सेंक्शन नहीं थी। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि पिछले 15 साल से लेकर के आज तक वक्फ बोर्ड एमसी कारपोरेशन के ऑफिस से गार्बेज और टैक्स की एनओसी तक जो है नहीं ले पाया और उनके कागज़ भी जो है वो अपने कोर्ट में सबमिट नहीं कर पाया। और बहुत ही बढ़िया ऐतिहासिक फैसला आज आया है कमिश्नर साहब के कोर्ट से। और मैं इस बात को मानता हूं कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जिनके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज हुई थी, जिन लोगों ने पुलिस के डंडे खाए थे, आज उन लोगों को एक इंसाफ मिला है।